चलो, पहले क्लियर कर दे रहा हूँ भाई, देख लो। इंग्लिश में भी है, ये शेयर कर दूंगा आप लोगों को। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। हिंदी में कंटेंट ले रहा हूँ, इंग्लिश वाले को अलग से भेज दूंगा अभी आफ्टर क्लास। ठीक है, चलो, तो बेचैन मत हो जाना। कॉम्प्रिहेंशन की बात हो रही है, मैथ्स क्वांट्स एंड रीजनिंग की बात नहीं हो रही है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है थोड़ा सा समझ लेते हैं एक एक करके, और फिर कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे। क्लास थोड़ी सी अगर लंबी भी चल गई तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 to 7 क्वेश्चंस भी करके देख लेंगे हम, जैसे भी हो जाए। ठीक है, चलो, देखो कॉम्प्रिहेंशन बेसिकली क्या है, ये आपका कॉम्प्रिहेंशन है, कहाँ गया, यही है कॉम्प्रिहेंशन। पढ़ने में टाइम लगाओगे, इसका मैंने तरीका बता रखा है, लेकिन थोड़ा सा अब इस पे बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, ये आप लोग खुद से पढ़ भी लेना। मोटी मोटी चीजें जो हैं वो मैं बता दे रहा हूँ कि कॉम्प्रिहेंशन को आपको करना कैसे है। इतना डिटेलिंग में मैं करूंगा तो ये 2 घंटा इसी में लग जाएगा। अक्सर जो पूछे जाने वाले जो पैसेज होते हैं वो कभी सोशल इश्यूज का हो गया, इकोनॉमी और पॉलिसी लेवल पे हो गया, कभी फिलोसॉफिकल हो गया, कभी अ, आप कह सकते हो कि रिसर्चर है या वैज्ञानिक वगैरह जो साइंटिफिक तरीके से एआई पे पूछ लिया, देखो है ना, जैव टेक्नोलॉजी पे पूछ लिया, क्लाइमेट चेंज पे पूछ लिया, कभी कभी वो हिस्टोरिकल पूछ लेता है, उपनिवेशवाद का प्रभाव, क्रांति, या फिर कल्चरल जो चेंजेस आ रहे हैं उसको लेकर। ठीक है, सो आपको क्या करना है, अगर आपने ढंग से पढ़ रखा है तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। ये सारी चीजें क्या है, जीएस का, करंट अफेयर में आपको मैंने कई बार करा रखा है, बहुत सारी चीजें, लगभग 90% चीजें। ठीक है, और आप लोगों का बैंड भी यही बचता है सबसे ज्यादा, तो सर यहाँ पे आ गया, यहाँ पे कैसे करना है। ये मेन प्रॉब्लम ये आती है कि लोग, बच्चे क्या करते हैं, पढ़ने बैठ जाते हैं, अरे आओ पहले पढ़ के खत्म करते हैं। ठीक है, आपको बैलेंस की जरूरत, यू नीड अ बैलेंस। 15 15 15, अगर क्वेश्चन आप सही कर रहे हैं तीनों में, ऑन एवरेज, जिसका जो भी पोर्शन इजी है या फिर कंफर्टेबल है, उसको आप अपने हिसाब से थोड़ा सा टेलर्ड कर सकते हो, काट छांट कर सकते हो। ठीक है, 45 क्वेश्चन हो गया था, चाहिए रिक्वायरमेंट कितनी, 27, बात खत्म। ठीक है, तो कौशल सीखने से पहले सबसे पहले आम समस्या यानी कॉमन जो प्रॉब्लम्स है उसको आइडेंटिफाई करो। पैसेज बहुत क्या कॉम्प्लेक्स में होते हैं, पढ़ने में बहुत टाइम टेकिंग होता है यार, और सीधे सीधे तो होंगे नहीं, घुमा फिरा के दे रहे हैं, तो कई बार उसको एक बार पढ़ने के बाद आप उसको इजीली अंडरस्टैंड कर ले, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, तो 5 to 7 मिनट्स लग गया, टाइम खत्म। ठीक है, कई बार आप देखो हर एक शब्द को समझने की कोशिश कई बार करने लगते हैं, केवल मुख्य विचार पैसेज का जो टोन है उस पर ध्यान दो यार, टोन क्या है, यानी आपको फोकस कहाँ करना है। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट, इंग्लिश मीडियम आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलो, ताकि आप इंग्लिश में भी, जो ये वाला जो है ना, अब चूंकि मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कि इंग्लिश और हिंदी एक साथ लेके चलो, तो वहां पे आप उसको मार्क कर लेना। पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना टाइम क्यों खराब करोगे। आपको पढ़ते वक्त में ट्रांजिशनल जो वर्ड है, जो जो एक विरोधाभासी कथन यानी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दिख रहा है आपको, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था अभी करंट अफेयर वाली क्लास में, जैसे कि एज फॉर असिस्टेंस, कि भाई हमें फूड फूड सप्लाई चेन को भी, या फूड सिक्योरिटी को भी देखना है, और एथेनॉल को भी देखना है। लो, दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। अरे हाँ प्रभु राजमुशाए, हाय हाय हाय, ये टारगेट घर में बैठ के कर रहे हो ना बॉस, बाहर एक बार टेस्ट दोगे समझ में आ जाएगा। ये काम यूपीएससी में नहीं होगा, मल्टीपल टाइम्स आपको करना पड़ेगा तब जाके होगा। 90% जनता जो यहाँ बैठी है मेरे सामने, नाम नहीं लूंगा,
उनको लगता है कि वो एग्जामिनेशन हॉल में ही सीधा बस वो तो हो ही जाएगा। ये उनकी जीवन की सबसे बड़ी भूल है। तो हाउ एवर देयरफॉर डिस्पाइट दस, उसको रेखांकित करो, उसको अंडरलाइन करो, और एक फ्लो को, ताकि पैसेज के फ्लो को समझा जा सके, एक अंडरस्टैंड डेवलप हो सके। स्कीम पर, और स्कीमिंग मतलब, स्कीमिंग का मतलब क्या है कि बस हम करके पढ़ रहे हैं वैसा वाला। आपको ये मैं क्यों बता रहा हूँ वो भी समझ लेना। 3 to 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे कॉम्प्रिहेंशन में जो बिना पैसेज पढ़े नहीं हो पाए, हो ही नहीं सकता। आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, अभी मैं वही बताऊंगा आपको। ठीक है, तो एक स्कीमिंग कर लो थोड़ा सा जल्दी से, थोड़ा सा एक रफली। ठीक है, अनुच्छेद का यानी जो कॉम्प्रिहेंशन का पहला और लास्ट लाइन को ध्यान से पढ़ लो। ठीक है, हो गया। चलो फिर अब एक एज पर एग्जाम्पल देखो। इकोनॉमिक ग्रोथ, अब देखो इसको इंग्लिश में भी दिया हुआ है, आराम से, कोई समझने में दिक्कत नहीं आएगी किसी को, इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम दोनों को। इकोनॉमिक ग्रोथ alone does not guarantee equitable development, as wealth distribution remain highly uneven across nation। अरे बाप रे, जान ही निकल गई, इसका हिंदी और भी ज्यादा कठिन हो जाए। गारंटी नहीं देता क्योंकि धन के वितरण राष्ट्र के बीच अत्यंत असमान है, राष्ट्रों के बीच डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है, मोटे तौर पर पढ़ा। तो आप इस जो स्टेटमेंट है, इसको एक बार में ना करके आपको क्या करना होगा, देखो जैसे मैंने पढ़ा। अब इस तरह के स्टेटमेंट के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, यू नीड अ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस आप करोगे नहीं, कुछ वर्ड, बेसिक वर्ड आपको समझना होगा, जैसे कि इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इक्विटेबल, क्या ये दोनों सेम है क्या? इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोथ आर सेम? क्या दोनों को सेम कह सकते हैं? नहीं, ये सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ की, ये ये हॉलिस्टिक अप्रोच होगा, विकास। और इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब सिर्फ आर्थिक रूप से, इकोनॉमिक रूप से, रुपए पैसा, हमारा शेयर मार्केट बहुत ऊपर जा रहा है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो क्या इसको डेवलपमेंट मान ले? नहीं बॉस, नहीं मान सकते। ये आपको कहाँ मिलेगी? एनसीईआरटी की लाइन में। एनसीईआरटी की ये लाइन है, बता रखी है मैंने। तो मुख्य निष्कर्ष अब देखो, मेन जो कंक्लूजन है, केंद्रीय तर्क को समझना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को थोड़ा सा आसान बनाता है। जैसे एक ही वर्ड, कई बार लोग ऐसा समझ लेते हैं जैसे कि मेन मेन आइडिया पूछ लिया यूपीएससी ने, सपोज मेन आइडिया, एक कॉम्प्रिहेंशन दे दिया उसका मेन आइडिया, तो बिना कॉम्प्रिहेंशन पढ़े आप मेन आइडिया तक कैसे पहुंचोगे? कुछ लोगों ने कह दिया नहीं सर आपने कहा था वो लॉजिकल होना चाहिए। भाई वो सारी चीजें हैं, बट मेन आइडिया बिना पढ़े कैसे निकालोगे? क्योंकि 3 आइडिया जो है, 4 स्टेटमेंट में से 3 स्टेटमेंट तो कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे चैलेंजेस आए। तो तर्क के आधार पे, अपने रीजनिंग के आधार पे आप क्या कर सकते हो, 70% तो आपको ऐसे मिलेगा समझने के लिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे। और मोस्टली जो क्वेश्चन होंगे उसके डायरेक्ट आप आंसर तक पहुंच ही नहीं सकते। तथ्यात्मक रूप से वो, यानी फैक्चुअली वो सही भी होंगे, बट पैसे से रिलेटेड नहीं होंगे, कई बार तो ऐसा भी होगा। ठीक है, तो कुछ जो स्टूडेंट है वो क्या करते हैं, अतिरिक्त जानकारी मान लेते हैं इसमें, और निष्कर्ष क्या हो जाता है उनका, कंक्लूजन गलत ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसके लिए सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन यही है कि भाई लेखक का दृष्टिकोण यानी अप्रोच को पहले आइडेंटिफाई करो, विकल्प देखने के पहले संभावित उत्तर को पहले सोचो, ताकि जो आप डिल्यूजन इल्यूजन में घूम रहे हो ना, वो थोड़ा कम हो जाएगा। अभी सिर्फ समझाने के लेवल पे मैं इसको एग्जाम्पल से अभी बताऊंगा, कुछ 3 4 5 क्वेश्चन जो है वो भी क्लियर कर दूंगा। तो एक्सट्रीम वर्ड जो ऑप्शन है उसको हटा दो यार, जैसे हमेशा, ऑलवेज, ओनली, कभी नहीं, पूरी तरह से, ओनली,
हालांकि ओनली शब्द जो है, कई बार मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूं, आई रिपीट, ओनली वाला वर्ड में आपको पहले देखना पड़ेगा। यूपीएससी ने 1 से 2 बार इस ट्रिक को फॉलो किया है, मैंने देखा है। गुलाब शाह जी, आप याद होगा। ओनली बना के भी यूपीएससी क्या करता है, स्टेटमेंट को पॉजिटिव दिखा देता है, जैसे कि केवल शिक्षा ही, ओनली एजुकेशन एक अच्छी सोसाइटी को क्रिएट कर सकता है, कर सकता है, चांसेस ज्यादा है या नहीं है? बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे ओनली सही हो जाएगा, निगेटिव नहीं है। तो आपने अगर लकीर का फकीर वाला एक लाइन ड्रॉ कर लिया कि नहीं, ओनली वाला वर्ड देखा, ओनली काट दो, नहीं यार, ऐसे नहीं करना है। पूरा सेंटेंस पढ़ो, 2022, जी बिल्कुल, आप उसको पढ़ो, आपको समझ में आएगा कि वो कहने की क्या कोशिश कर रहा है। सिर्फ एक वर्ड देखकर कौवा जो है आपका कान लेके चला गया, उसके पीछे भागने लगे, वो नहीं करना है, ठीक है? वाई, हाउ एंड व्हाट, ऐसे निकलेगा आपका तार्किक निष्कर्ष। अभी सब पे बात होगी जी सुबह, बट और भी बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं एजुकेशन में, बिल्कुल होते हैं। लेकिन एजुकेशन अगर नहीं है तो आप लॉन्ग टर्म तक सस्टेनेबल आप नहीं हो पाइएगा, ये भी ध्यान में रखना। समझदारी अलग चीज है बॉस, इसी का चूरन तो हम लोग खा रहे हैं आज तक। अब चलो मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूं। हमारे पॉलिटिशियन, क्या सारे पॉलिटिशियन अनपढ़ है? नहीं, फर्जी डिग्री ले ले कुछ, उसमें से कुछ फर्जी डिग्री वाले भी हैं, ठीक है? लेकिन लेकिन कोई अंगूठा छाप को अगर हम सीएम बना दें, क्या बहुत उनका विजन बहुत वाइड होगा? आपको लगता है ऐसा होगा? नहीं हो सकता। ये फिल्मी कहानियों में, हॉलीवुड और सॉरी बॉलीवुड वाली फिल्मों में ही हो सकता है, ठीक है? तो एक पैरामीटर तो है, सब नहीं हो सकता, लेकिन उसके बिना पॉसिबल नहीं है। तो कोई भी जो, पहले ये समझ लो, कोई भी प्रॉब्लम का सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा ऐसा नहीं होगा। ऑब्वियस है, एजुकेशन में वो भी आएगा मिसबा जी। देखो, शिक्षा होना, साक्षरता, साक्षरता, लिटरेसी एंड एजुकेटेड, लिटरेसी एंड एजुकेटेड, इसमें फर्क होता है, ठीक है? तो हमारे नेता जो है वो लिटरेट हैं, सभी नहीं, एजुकेटेड नहीं है। बात समझ में आ रही है? चलो, कम से कम अपोजिशन के लिए तो कह ही सकता हूं मैं। चलो, एज फॉर एग्जाम्पल देंगे, हालांकि विकासशील देशों में आर्थिक वृद्धि उल्लेखनीय रही, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहा है देखो, लेकिन आय की असमानता भी बढ़ी है, यानी कुछ लोग के पास कम पैसा आया है, कुछ लोग के पास बहुत पैसा आया है, जिससे धन का जो समान वितरण एक चुनौती बन गया, यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाया। इसको 10 रुपए मिले, इसको 1 लाख रुपए मिल गया, ठीक है? चलो थोड़ा सा इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं यार, नहीं तो फिर इंग्लिश वाले में भी दिक्कत आ जाएगी बच्चों को, है ना? कहाँ गया? हाँ, although economic growth is developing nation has been significant significant income inequality has widened, making equitable distribution of wealth a challenge। 2019 का क्वेश्चन है। हाँ हाँ, तो वो समझने की कोशिश करना, ठीक? राज, चलो, तो इस पैसेज में आप क्या यार आउटकम क्या निकालोगे, निष्कर्ष? आर्थिक वृद्धि का आय की असमानता को कम करने पर कोई प्रभाव नहीं होता, लेकिन कोई प्रभाव यार एक्सट्रीम हो गया ना बॉस, बहुत अधिक चरम एक्सट्रीम पे चला गया।
सुबह दिख रहा है, टू एक्सट्रीम। तो क्या ग्रोथ नहीं होना चाहिए? हालांकि आर्थिक वृद्धि हुई है, लेकिन धन का निष्पक्ष वितरण अभी सुनिश्चित नहीं हो सका है। एक बैलेंस अप्रोच। ये देखो, while economic growth has increased, it has not ensured fair wealth। ठीक है, बैलेंस है, एक्सट्रीम में नहीं जा रहे। अब जैसे मैं एक्सट्रीम, अब समझाने के लिए एक और, अफगानिस्तान में सारे लोग बेकार होते हैं, क्या स्टेटमेंट राइट होगा रॉन्ग होगा? सारे लोग कैसे हो सकते हैं यार? किसी के पास तो जॉब होगी ना। फॉल्स होगा, रॉन्ग होगा। सभी लोग अच्छे होंगे? नहीं, सभी लोग तो अच्छे कहीं नहीं हो सकते, घर में नहीं हो सकते, कंट्री में और नेशन फॉरेन में कहां से हो जाएंगे? ठीक है। तो यूपीएससी, अच्छा अब मैं वापस आता हूं एक असल मुद्दे पर, मेन इशू। आप लोग अपनी लाइफ में यूपीएससी ये क्यों दे रहा है, पहले इस पे जरा सोचो। आप अपनी लाइफ में एक्सट्रीम, भैया इसने मुझे कॉपी नहीं दी थी, अब मैं उससे कल से उससे बात नहीं करूंगा, मैं अपना कॉपी भी नहीं दूंगा और उसका नुकसान करूंगा, ऐसे ही कुछ होता है। हम भी बात नहीं करेंगे, उसने चाय नहीं पिलाई, मेरे कप मेरा 10 रुपए का चाय पी गया, अगली बार उसकी बारी थी, उसने नहीं पिलाया, ऐसा कुछ। तुरंत वो छोटे बच्चों वाला मेंटालिटी है। और वही मेंटालिटी यहाँ पे बहुत भारी पड़ जाती है, क्योंकि आदत है हमें। हम ऐसे ही क्या हुए हैं, ग्रो अप हुए हैं। बैलेंस वाली बात, अच्छी अच्छी झूठ बोलना आता है हमें। हमें झूठ बोलना, मैनिपुलेट करना, अरे दे दे, अरे दे दे, 2 मिनट में किसी को भी बेवकूफ बना के काम चल जाएगा। लेकिन ये कितना नुकसानदायक हो रहा है आपके यूपीएससी के लिए, आप जरा सोच के देखो। ठीक है, क्योंकि यूपीएससी में क्या हुआ, इनडायरेक्ट देखो, डायरेक्ट रूप से यूपीएससी हार्म नहीं कर रही, इनडायरेक्ट रूप से बहुत सारी चीजों को आपको छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। पूरी लाइफ अगर आपने एक्सट्रीम लाइन ले रखी है कि एक्स जो रिलीजन है वो खराब है, तो आपको क्या लगता है कि आपको कॉम्प्रिहेंशन आएगा तो आप उसको सही कर दोगे? नामुमकिन है। एक वर्ड आपने ऐसा इंटरव्यू में बोल दोगे, कुछ ना कुछ कर दोगे, तो आपको पता नहीं चल रहा, और इंटरव्यू बोर्ड आपको कभी बताएगा भी नहीं कि आप यहाँ पे गलत बोल रहे थे। वो मुस्कुरा के देखेगा, अच्छा है, यू आर अ गुड क्वेश्चन, दैट्स इट, काम खत्म। फिर आप 2 बार 3 बार 4 बार, बहुत सारे लोग आपको देखने को मिलेगा 3 3 बार से इंटरव्यू दे रहे हैं। क्या बेनिफिट है उसका? यानी वो अपने उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो 10 दिन की क्लास कोचिंग में जाके वैसे नहीं हो पाएगा। एक्सपर्ट बैठा दिए, अरे यार फालतू की चीज है वो सब। पूरे साल का काम था ये, आपने 10 दिन में क्या करवा लोगे? ये तो वही बात हो गई कि 30 डेज में 10 डेज में आप आइए, हम आपको आईएएस बना देंगे, ऐसा कुछ है। ये तो वही चूरन है ना, 50 आवर्स। हाँ देखो, 50 आवर्स मेक अ सी सेट क्लियर, वेरी गुड वेरी गुड, देखो देखो, है ना। तो वो चूरन बिकता भी है, ऐसा नहीं कि मार्केट में नहीं बिकता है। कुछ बहरूपीय जो है, मल्टीफेसेस है ना, स्कैमर, मार्केट में तो है, मिलेंगे, स्नो पाउडर लगा के, है ना। चलो एक सेकंड एग्जांपल लेते हैं। तेजी से हो रही कृत्रिम बुद्धिमत्ता की प्रगति के बावजूद विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि ऑटोमेशन पारंपरिक उद्योग में नौकरियों को नुकसान का कारण बन सकता है। मुझे एक स्टूडेंट का याद आ रहा है, क्या नाम था उनका, मोहित कुमार। याद आया कुछ? मोहित कुमार का कहना था कि भाई, याद आएगा, कमेंट करके बताना कुछ याद आया तो। हाँ, यूपीएससी ने पूछा। अब इससे आप क्या कंक्लूजन ड्रॉ करोगे, ये देखो। डिस्पाइट रैपिड एडवांसमेंट, ये बोला है, an artificial intelligence expert caution that automation could lead to job losses in traditional industries। क्या निकल के आएगा, क्या निकाले हम निष्कर्ष, कि भाई पूरी तरह से नौकरी खा जाएगा सब? बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो गया। कुछ उद्योग को, कुछ इंडस्ट्री को तो प्रोवाइड कर सकता है, सबको नहीं कर सकता ना बॉस। आईएएस आपको, सॉरी एआई जो है, चैट जीपीटी और जेमिनी जो है, बहुत सारी चीजें काम कर सकता है, लेकिन कंटेंट भी तो बनाना पड़ेगा बॉस।
कि क्या डालना और क्या नहीं डालना, क्योंकि चैट जीपीटी सिंपल सा एक प्यारा सा लैंग्वेज लिख देगा, भैया देखो कुछ गलती हो सकती है, वो अपना देख लो। लो, तो क्या 100% रिलायबल है? नहीं है, पूरी तरह से ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कुछ को कर सकता है, कुछ को नहीं करेगा। अब जैसे कि 1 मिनट वेटर का काम, भाई रोबोट कितना, एक रोबोट की कीमत क्या होगी? तो मोहित कुमार को अगर कैटरिंग की सर्विस देनी है तो क्या रोबोट रखेगा वो? जरा सोच के देखो। 50 रोबोट को रेंट पे लेने का मतलब, भैया इससे अच्छा तो 10 बार खुद अपनी शादी कर लेगा वो। प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है ना? चलो, तो मुख्य जो इसका निष्कर्ष है, कंक्लूजन है, तर्क आधारित प्रश्न कठिन होंगे, तो स्ट्रक्चर प्रैक्टिस से ही इस पर आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज कोई चॉइस नहीं है आपके पास। एक तो आपकी मेंटालिटी, एक समझ, एक अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, आप पढ़ रहे हो इकोनॉमिक ग्रोथ, और दिमाग आपका, माइंड जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे जा रहा है, तो क्या आप सही कंक्लूजन तक पहुंच रहे हो? जवाब है नहीं। क्लियर? कई बार ऐसा भी होता है कि यूपीएससी ऐसा मतलब ऑप्शनल आपको ऑप्शन दे देगा जो एक जैसा दिखेगा और आपको कंफ्यूज कर देगा। कई बार जो जो एस्पिरेंट है उसको ऐसा विकल्प चुन लेगा जो तथ्यात्मक रूप से तो सही है, लेकिन लॉजिकल फिट नहीं बैठ रहा है। डायरेक्ट या लॉजिकल नहीं होगा। जैसे कि एज फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ, जितनी भी इंडिया में फालतू लैंड पड़ी हुई, बेकार पड़ी हुई लैंड है, उस सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दो सभी लोगों को, या सब लोगों को 15 लाख रुपए दे दो। वेरी गुड, क्या होगा इससे? पूरे किसान को, अभी देखो मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं, खाली सुनते जाना। किसानों को एमएसपी दे दो, सभी 24 जो क्रॉप्स है उस पे सब पे एमएसपी दे दो। ऐसे ही कुछ सुनने को मिला होगा आपको फार्मर एजुटेशन में। वो गमछा छाप नेता टाइप लोग आके बोलते होंगे, है ना? उनको इकोनॉमिक का ई नहीं पता। आप कभी वो देखोगे, कभी टाइम पास के लिए मैं करता हूं ऐसा, कभी मुझे मतलब मजा लेना होता है, तो 5 मिनट का मैं वो रील देख लेता हूँ। वो उसमें रील में भी कौन सा, कोई पॉलिटिकल जो कमेंट, जो हर पॉलिटिकल पार्टी अपना लेके आती है, उनसे पूछा गया भैया बताओ इंडियन रेलवे के बारे में। ठीक है, कोई टॉपिक आ गया सपोज, ठीक है, या फिर चलो एक पॉलिटिकल है तो चलो पॉलिटिकल, तो मोदी ने रेलवे भेज दिया। भाई रेलवे में प्राइवेटाइजेशन का इशू था, तो आप बताओ कि प्राइवेटाइजेशन से क्या प्रॉब्लम आएगी? हाइपोथेटिकल बता रहे हैं, वो हो सकता है। जैसे एक वक्फ बिल आ गया, आप बताओ पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, मतलब सीखने के लिए कुछ भी नहीं है वहां पे। आपको सिर्फ फोमो क्रिएट किया जा रहा है, मुसलमानों की जमीन चली जाएगी। आपको पता है 100, सबसे पहले 100, ये किसी पीसीएस में तो नहीं पूछेगा, बट आपकी जानकारी के लिए थोड़ा सा इंप्रूव कर दे रहा हूँ। CAA नाम सुना है? CAA देन NRC। CAA जो है ये नागरिकता देने के लिए था, सिटीजनशिप देने के लिए था। और सबसे ज्यादा, अभी सबसे ज्यादा जो इशू हुआ है वो वेस्ट बंगाल में इशू हुआ है। 100 लोगों को दे दिया गया। मीडिया ने दिखाया? नहीं दिखाया। बात समझ में आ रही है? आप झंडा उठा के चल रहे हैं, नहीं नहीं सीए से तो नागरिकता सिटीजनशिप चली जाएगी। अरे भैया, देने का नाम है, लेने का नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कुछ भी हो सकती है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को आप सपोर्ट करो, उनको जाके वोट दो, उनके लिए कपड़े फाड़ दो, अपने अपने दूसरे के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। खाना मत खाओ, दिन भर खाते रहो, नो इशू। प्रॉब्लम वहां पे है जब आपकी वजह से कोई दूसरे सफर करने लग जाए। आपको किसी, कोई भी हिंसक नहीं होना चाहिए, है ना? कोई भी जो प्रोटेस्ट है वो हिंसक नहीं होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन ने भी कहा है भाई, आपको प्रोटेस्ट करना करो, कौन मना कर रहा है? लेकिन आपने क्या किया, रेलवे की पटरी उखाड़ दी, दूसरे के घर में आग लगा दी, कोई
वो कर दिया, कुछ भी कर दिया। अब कॉन्स्टिट्यूशन का फिर हाय हाय कॉन्स्टिट्यूशन, ये नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि मेरा फॉर द टाइम के लिए मैं ये भी मान लेता हूँ, चलो यार वक्त फिल्म में गवर्नमेंट का हम अगेंस्ट ही जाएंगे, मैं मुझे अगेंस्ट रहना, तो मेरे पास लॉजिक तो होना चाहिए ना, कि कोई एक लॉजिक, 1 2 3। आप कहोगे यार सब जमीन छीन ली गई या छीन ली जाएगी, तो जाएगी। अच्छा, कैसे? नहीं, बस जाएगी। क्यों? क्योंकि मैं कह रहा हूं। तो ये थेथरोलॉजी है, यूपीएससी में काम नहीं आएगा। पॉलिटिशियन आप अच्छे बन सकते हैं, यूपीएससी में नहीं। और अगर ये दिमाग में बैठा हुआ है तो यूपीएससी कठिन है आपके लिए। थोड़ा हार्श वर्ड यूज कर रहा हूं, बट सच्चाई यही है। ठीक है, चलो। समाधान, सॉल्यूशन क्या होगा? तो पहले उन आंसर में आपको उस पैसेज को, उसका पहले एक एविडेंस को ढूंढ लो यार। यदि कोई विकल्प पैसेज सीधे या तार्किक रूप से अगर उसको सपोर्ट नहीं कर रहा, उसको हटाओ। ट्रू फॉल्स टेस्ट का प्रयोग कर लो। ठीक है, जो बेस्ट आपका, क्योंकि यूपीएससी अक्सर क्या कर रहा है, अब क्या करेगा, अगर कॉम्प्रिहेंशन, मेरे हिसाब से अगर यूपीएससी को और कॉम्प्रिहेंशन को टफ बनाना है, तो भैया एक आंसर जो है, ऑप्शन 1 2 3 एंड 4, तीनों ऑप्शन जो है इसी से रिलेटेड मैं दे दूंगा। बट आंसर में के लिए वो आंसर नहीं होगा, लेकिन तीनों सही होंगे, तीनों राइट होगा। उसी के कॉम्प्रिहेंशन का ही लाइन उठा के मैंने दे दिया। अब बताओ, तो सबसे उपयुक्त चाहिए आप, यानी मोस्टली जो अप्रोप्रिएट हो। तो कई बार आपको लगेगा कि एक से ज्यादा ऑप्शन सही है, लेकिन आपको इनमें से बेस्ट कौन है वो आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, एज फॉर एग्जाम्पल देखो यार, आर्थिक वृद्धि अपने धन की समानता को, अपने आप धन की समानता को जन्म देती है। तो यह लेखक का तर्क क्या है, विकृत है। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो अपने आप धन को इक्वल कर देता है। ये देखो इंग्लिश में, ये देखो, इकोनॉमिक ग्रोथ ऑटोमेटिकली लीड्स टू वेल्दी वेल्थ इक्वालिटी। डिस्टॉर्टेड है ना, ये हो ही नहीं सकता। कोई भी इकोनॉमिक, यानी जो अभी इंडिया का जो शेयर मार्केट है ऊपर जा रहा है, तो क्या सबको पैसा बराबर मिल रहा है क्या? जरा सोच के देखो, नहीं ना। तो भाई ये डिस्टॉर्टेड है, डिस्टॉर्टेड फैक्ट है। आर्थिक वृद्धि से असमानता बढ़ी है, जिससे विकास अस्थिर हो गया, ये क्या बात हुई? असमानता बढ़ी है, ये पार्शली देखो सही सही है, लेकिन डेवलपमेंट अस्थिर हो गया, ये तो फालतू की बात हो गई ना, एक्सट्रीम लाइन हो गई। आधा सही आधा गलत हो गया। विकास यानी डेवलपमेंट यानी होलिस्टिक, क्या कुछ तो होगा ना। ठीक है, विकासशील देशों में आर्थिक वृद्धि हुई है, लेकिन आय की असमानता अब भी एक मुद्दा है। बिल्कुल एकदम सही बात, बैलेंस्ड है। देख लो, इकोनॉमिक ग्रोथ इज डेवलपिंग नेशन हैज इंक्रीज, बट इनकम डिस्पैरिटी रिमेन्स एन इशू। बैलेंस्ड है, ठीक है। तो आपको ऐसे बैलेंस बनाना है। तो ये बनाने के लिए क्या करना होगा, जो मैंने पहली क्लास में बताया था, जिसको किसी ने शायद फॉलो किया हो, शायद ही, उसको 2 बार 3 बार 4 बार जाके देख लेना। मल्टीपल टाइम देखना, अपने आप समझ में आएगा। जब तक नहीं समझ में आया तब तक देखना पड़ेगा, मजबूरी है आपकी, आपकी चॉइस। आप देख लो, नहीं तो फिर वो 10 घंटे में कोई यूपीएससी करवा रहा है उसके पास चले जाओ यार, क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, तो सबसे अप्रोप्रिएट जो आंसर होगा वही होगा जो पैसेज का जो लॉजिक है कि सबसे एकदम रिलेवेंस उसका हो, एकदम निकट में हो। ठीक है, हालांकि सोशल मीडिया ने जानकारी तक पहुंच को बढ़ाया है, लेकिन भ्रामक सूचनाओं को लेकर चिंता भी बढ़ा दी है। बिल्कुल सही बात है। तो इसमें मुख्य विचार क्या निकाले, मेन आइडिया क्या निकल के आ रहा है? सोशल मीडिया पूरी तरह से गलत सूचनाओं के लिए जिम्मेदार है। ये तो फालतू बात हो गई। सोशल मीडिया के फायदे हैं, लेकिन गलत सूचनाओं का भी योगदान करता है। बिल्कुल सही बात।
कुछ बच्चे मेहनत करते हैं लेकिन दो, आप सभी लोग पढ़ते हैं लेकिन 2 दिन पढ़ते हैं, 3 दिन आराम करते हैं। ये हुआ बैलेंस भी। अगर मैं कहूं कि आप लोगों में से कोई या पढ़ ही नहीं रहा है तो ये एक्सट्रीम हो जाएगा। आप लोग 2 दिन पढ़ रहे हैं और 3 दिन नहीं पढ़ रहे हैं, बट आपको 7 दिन पढ़ना है, राइट। चलो, अब टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट मैं आपको बता चुका हूं मैं, ठीक है। पैसेज के लिए 3 मिनट दे सकते हैं तो आराम से हो जाएगा। 90 सेकंड, मतलब आप मान के चलो यार कि 1 घंटा, आप इसको छोड़ो, मैं आपको बता रहा हूँ, 1 घंटा आपको करना है पूरा पैसेज, और 1 घंटे में आपका 40 मिनट्स में आराम से, अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं, थोड़ा का मतलब डेली 1 घंटा अभी अगर आप दे रहे हैं तो 30 डेज में आपका ये काम हो जाएगा। बहुत हद तक आप कर लोगे। पढ़ने के लिए क्या निकालोगे? कॉम्प्रिहेंशन, कोई बुक या कोचिंग का सोर्स नहीं, PYQ, यूपीएससी का ही, मल्टीपल टाइम्स, उसके साथ खेलना ऑप्शन के साथ। यार ये पूछा है, पूर्व कथन पूछा है, इसको मेन आइडिया क्या निकल के आएगा, ऐसे करो, खेलना स्टार्ट करो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप ऐसे इसको कर सकते हो। चलो ठीक है, अब इसी में टाइम निकल गया। चलो अब थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन हम करके देख लेते हैं, अब ज्यादा नहीं करेंगे। चलो अच्छा, पहले ही आ गया, पहले बॉल में खतरनाक वाला आ गया, ठीक है। चलो, इस मुख्य विचार पूछा है, अब इसका इंग्लिश वर्जन क्या है, मेन आइडिया, तो वो देख लो, ठीक है। अब मुझे नहीं पता यार कि ये ऊपर से नीचे तक पढ़ने में ये 5 to 7 मिनट्स मेरा चला जाएगा, इतने में तो क्या हो जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा। करना क्या है, चलो ठीक है, वो देख लेते हैं। भारत में अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी को राजनीतिक सिद्धांतकारों ने गंभीरता से नहीं लिया। क्या बात कर रहे हो, आर्टिकल 17 में नहीं लिया था? बिल्कुल लिया है। तो ऑप्शन पहले ही कट गया। ऐतिहासिक अन्याय किसी भी समाज में अपरिहार्य है और सदैव सुधार से परे है। अच्छा, अच्छा, तो सती प्रथा कैसे खत्म, अबॉलिश हुई? हिस्टोरिकल इनजस्टिस इज इनवाइटेबल इन एनी सोसाइटी एंड इज ऑलवेज बियॉन्ड रिपेयर। कितने सारे ट्रिपल तलाक इन वन वे सब खत्म हुआ है। बहुत सारी चाइल्ड मैरिज था, वो खत्म हुआ, कम हो गया, ठीक है। तो ऐसा थोड़ी ना कि नहीं, तो वो जो ह्यूमन सेक्रीफाइसेस बहुत सारी सोसाइटी में प्रैक्टिस की जा रही थी, बंद हो गई। फालतू का लाइन, ठीक है। सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड डिप्राइवेशन हैव देयर रूट्स इन बैड इकोनॉमी। अब इकोनॉमी का इससे क्या लेना देना भाई? सामाजिक भेदभाव और वंचन की जड़ें जो है दोषपूर्ण अर्थव्यवस्थाओं में है। अच्छा, अमेरिका में नहीं है? ब्लैक लाइफ मैटर्स क्यों चल रहा था ये मूवमेंट? क्या फालतू की लाइन है यार। अब बचा हमारा एक, अब बिना पढ़े नहीं निकल रहा है। चलो ठीक है, फिर भी देखते हैं। ऐतिहासिक अन्याय की प्रत्येक अभिव्यक्ति का सुधार करना यदि असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है। अभी भी चाइल्ड मैरिज चल रहा है। दिमाग में आया कुछ? कुछ समझ में आई बात? आंसर क्या होगा? डी, कठिन अवश्य है। इट इज डिफिकल्ट, इट्स इफ नॉट पॉसिबल टू रिपेयर एवरी मैनिफेस्टेशन ऑफ देयर हिस्टोरिकल इनजस्टिस। आप सबको नहीं ठीक कर सकते। आज भी भाई अनटचेबिलिटी या फिर आप कास्ट बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, आज भी सोसाइटी में कहीं ना कहीं तो प्रैक्टिस हो रही है ना। बट आप उसके लिए एक्सट्रीम लेवल पे जाके कहें, वो चंद्रशेखर रावण टाइप कि नहीं समस्त दलितों के साथ सब कुछ अन्याय ही हो रहा है। वेरी गुड, यू आर अ गुड क्वेश्चन। तो वैसे जोकर से बचो। बात समझ में आ रही है? मतलब मैं ऐसे लोगों से, मैं उन लोगों को जोकर कह रहा हूं जो इस तरह के स्टेटमेंट को दे रहे। कॉमन सेंस। क्या आईएएस नहीं है, आईएफएस नहीं है, आईपीएस नहीं है, इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है, टीचर नहीं है, मंदिर में पुजारी नहीं है? कहाँ नहीं है? तो आप एक स्ट्रीम लेके जाओ कि नहीं, अब हर जगह से इंडिया से, इंडियन सोसाइटी से ये जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो गया, तो ये भी फालतू की बात है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। अभी भी प्रैक्टिस हो रही है कहीं ना कहीं। कुछ ऐसे अच्छे लोग हैं जो ये चीजों को कर रहे हैं और उनको लगता है कि वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। राइट, गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर हुआ? चलो,
अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं यार। अब इसका देख लेना यूपीएससी ने क्या दिया है, ठीक है, अगर कुछ गड़बड़ होगा तो मुझे बता भी देना। चलो अब एक नया स्टेटमेंट देख लेते हैं। उपयुक्त परिच्छेद में इसके आधार पर निम्नलिखित पूर्व धारणा, पूर्व धारणा पूछा है भाई। पूर्व धारणा मतलब क्या, एक मिनट है थोड़ा सा इंग्लिश देख लूं। अजम्पशन पूछा है। अजम्पशन का मतलब क्या होता है, मेरे दिमाग में पहले से एक कहानी बनी हुई थी, उसी के आधार पे मैं बात करूंगा। जैसे कि मैं कहूं कि मुझे एक लाल शर्ट खरीदना है, उस शर्ट की कीमत जो है, उस कॉस्ट जो है 100 रुपीज है। ठीक है, वो लाल शर्ट मैं पहन के मंडे को निकलूंगा। बार बार एक शर्ट के बारे में बात हो रही है, तो मेरे दिमाग में बैक ऑफ द माइंड क्या चल रहा है, एक लाल शर्ट के बारे में बात चल रही है ना, ऐसा कुछ, ऐसे ही। चलो अब देखते हैं बैक ऑफ द माइंड। अब ये जो मैंने तरीके से सॉल्व किया है इसको, मेन आइडिया, क्या ये भी हो सकता है या नहीं हो सकता, देखो ये पूछा है, अब देखते हैं होता है कि नहीं, पढ़ के देखने के बाद ही मालूम चलेगा। आर्थिक भेदभाव मिटा देने से सामाजिक भेदभाव मिट जाता है। वाकई में अभी हमने क्या किया था, आर्थिक भेदभाव मिटा दीजिए तो सामाजिक मिट जाएगा, यानी सबको, हर दलितों को 1-1 करोड़ रुपया दे दीजिए, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जवाब है बिल्कुल नहीं, कतई नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये मेंटालिटी ये है लोगों की, कुछ लोगों की, है ना। तो जाहिर सी बात है स्टेटमेंट तो फालतू का लाइन, मतलब रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है। लोकतांत्रिक राज व्यवस्था ऐतिहासिक अपकारों के सुधार के लिए अच्छा मार्ग है। अपकार का मतलब यार, हो थोड़ा सा अंग्रेजी देख लेते हैं, इंग्लिश में थोड़ा सा कुछ चीजें इंग्लिश में इजी हो जाती है। हाँ, कॉम्प्रिहेंशन में इस तरह के खतरनाक हिंदी आपको देखने को मिलेगा, तो वो तुरंत वर्ड जाके आप लोग इंग्लिश में देखिएगा, इसीलिए टाइम टेकिंग है, ठीक है। डेमोक्रेटिक पॉलिटी इज द बेस्ट वे टू रिपेयर हिस्टोरिकल रॉन्ग्स। मतलब मतलब डेमोक्रेटिक पॉलिटी इज द बेस्ट वे, पॉलिटी की बात हो रही है यहाँ पे, ये देखो, लोकतांत्रिक राज व्यवस्था जो है, ये हिस्टोरिकल जो इनजस्टिस हुआ है उसको रिफॉर्म करने का सबसे अच्छा मार्ग हो सकता है, तो अब तक तो हो जाना चाहिए था। सिर्फ क्या दलित का या एसटी एससी रिजर्वेशन नहीं है पॉलिटिकल लेवल पे है, लोग भी चुन के आ रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट होके आ रहे हैं, ठीक है। क्या ये सारी चीजें इनजस्टिस को सुधार लिया गया है, कैसे सुधर जाएगा, नहीं सुधरेगा भाई, दोनों वेग। तो लॉजिकली तो ये, इफ देयर इज अ रिटन दैट इट इज वन ऑफ द वे, हाँ बिल्कुल, अगर ये होता, ये लाइन होता कि इट इज द वन ऑफ द वे, तो आप कर सकते थे। ऐसे तो हिस्टोरिकल इनजस्टिस को आप नहीं सुधार सकते, जो हो गया सो हो गया, आप उसको रिटर्न बैक कैसे करोगे, कंपनसेशन देके नहीं ना। तो बैक ऑफ द माइंड क्या चल रहा है, क्या ये वाकई में ये पॉसिबल है, वैध होगा, वैलिड होगा, तो मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। मैंने तो सिर्फ ये पढ़ के बता दिया, बाकी आपकी मर्जी। अब आप लोग थोड़ा सा चेक कर लेना कि ये सही है या नहीं है। लॉजिकली मुझे समझ में नहीं आया कि ये पूर्व धारणा बनाई गई है कि नहीं, अजम्पशन हो सकता है क्या, ये अजम्पशन भी नहीं हो सकता, और अगर अजम्पशन है तो ऑथर का माइंड क्या है, डिस्टॉर्टेड है, फॉल्सिफिकेशन है। क्लियर। ये देखो, ऐतिहासिक अन्याय की अवधारणा में अनेक प्रकार के ऐतिहासिक अपकारों को विचार में लिया गया है, जो किसी भी रूप में वर्तमान में हो रहे हैं, और उसकी उनकी प्रवृत्ति भी ही ऐसी रही कि उसमें सुधार ना हो पाए। सुधार ना होने देने के पीछे दो कारण कहे जा सकते हैं, एक तो केवल ज्ञान ही, केवल इतना ही नहीं, बल्कि अन्याय की जड़ें ऐतिहासिक रूप से गहरी जमी हुई है, बल्कि अन्याय स्वयं भी शोषण की आर्थिक संरचनाओं, भेदभाव की विचारधाराओं और प्रतिनिधि की रीतियों को संरचित करता है। कितना पढ़ने जाओगे भाई, मेरा दम फूल गया, आपका तो पता नहीं क्या होगा, वो भी इस लैंग्वेज में। तो यूपीएससी, अब वापस मुद्दे पे आते हैं, तो इसको
यूपीएससी ने दिया ही क्यों है? अब मुझे ये बताओ, आपका आईक्यू चेक करने के लिए मैथ्स और रीजनिंग में आप बहुत अच्छे नहीं हो सकते, बहुत बुरे भी नहीं हो सकते, लेकिन ठीक है चलो यार 10 क्वेश्चन मैथ से कर लिया, 5 क्वेश्चन कर लिया, 10 क्वेश्चन हमने रीजनिंग से, या 15 क्वेश्चन कर लिया, 20 क्वेश्चन तो हो गया, बट अभी भी आपको 7 क्वेश्चन बचेगा। तो जिनका मैथ्स और रीजनिंग है वो अपने दम पे एक आध लोग निकाल पाते हैं कॉम्प्रिहें जो सीसैट को क्वालिफाई कर पाते हैं, बाकी लोगों के लिए कॉम्प्रिहेंशन में जाना जरूरी है। ये फॉर्मूला, जिनका मैथ्स अच्छा नहीं है वो 5 क्वेश्चन पकड़ लो, नंबर सिस्टम करके चले जाओ, 2-3 क्वेश्चन मिल जाएगा, मतलब इसी से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। ठीक है, मल्टीपल टाइम्स बोल दिया है। और ये जो आपका रीजनिंग है वो कर लो, उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन है, इस पे प्रैक्टिस करना है डेली। अब एक ईयर का 2011 से स्टार्ट करो और 24 तक जाओ, 24 बस हो गया। 15 है क्या, 15 क्वेश्चन नंबर सिस्टम से, हाँ ठीक है, तो 15 में से 10 तो बन ही जाएगा। ठीक है, ये मान के चलो अगर अच्छी सी प्रैक्टिस की है तो 10 तो बन जाएगा। ये मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि इजीली है, प्रैक्टिस करोगे तो इजी है, अदरवाइज वो सिंगल क्वेश्चन भी नहीं हिलेगा आपसे अगर प्रैक्टिस नहीं की है तो। वो भी हाई लेवल की प्रैक्टिस चाहिए, कैलकुलेशन थोड़ा सा ज्यादा माइंड में होना चाहिए। ठीक है, शुभो मोशाय, ठीक है, कि कुछ और भी क्वेश्चन रैंडमली कर ले थोड़ा सा। चलो यार कुछ और देख लेते हैं, एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। आप लोगों का पता नहीं क्यों मुझे इंट्यूशन नजर आ रहा है कि दिल मांगे मोर, तो सर कुछ और क्वेश्चन भी करवा दो, ऐसा कुछ है क्या? हाँ, अरे करंट अफेयर छूट रहा है ना फिर। चलो कोई भी रैंडमली उठाओ यार, कोई एक नंबर उम्बर दो जिसको हम देख सकें। चलो 21 देख लेते हैं। ठीक है, उपयुक्त परिच्छेद में से निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सर्वाधिक तर्कसंगत विवेकपूर्ण निष्कर्ष निकाला जा सकता है? वेरी गुड, चलो इंग्लिश में देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज वन मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल इंटरफरेंस दैट कैन बी बी मेड फ्रॉम द अबव पैसेज? ठीक है, अच्छी बात है, चलो पढ़ लेते हैं एक एक करके देख लेते हैं हो रहा है कि नहीं हो रहा है। भारत में समर्थकारी यानी इनेबलिंग टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी का विकास इसके निर्माण क्षेत्र के लिए बड़ा बढ़ावा बन सकता है। अच्छा, इसकी हिंदी समझ में नहीं आई मुझे तो। ठीक है, भारत में समर्थकारी टेक्नोलॉजी का विकास इसके निर्माण क्षेत्र के लिए बड़ा बढ़ावा बन सकता है। अच्छा, पॉजिटिव लग रहा है यार ये तो, चलो अच्छी बात है। आसन्न सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए भारत आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग है ना, को अपनाने के लिए अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है। ये तो अभी रहने दो। सस्ती, लो एंड आईओटी अनुपयुक्त अनुपयुक्त क्या लिखा है, अनुप्रयुक्ति के विकसित होने के से जीवन और अधिक आरामदेह बन सकता है। सस्ती होने से बिल्कुल बन सकता है यार, ये तो हो सकता है। अरे तो दो निकल गया। अच्छा, जैसे जैसे हम डिजिटल होते जा रहे हैं, कतिपय आईओटी अनुप्रयुक्ति से इंटरनेट सुरक्षा को होने वाले भारी खतरे को पहचानना आवश्यक है। बैलेंस में मैं बात कर रहा है यार, ये भी है। अब मेरे आंसर में, मेरे ऑप्शन में, चलो अपना थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। अगर मुझे इन, देखो ये भी सही है, बढ़ावा बन सकता है, बड़ा बड़ा बढ़ावा बन सकता है। ठीक है, चलो उसका इंग्लिश भी जरा सा देख लेते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ इनेबलिंग टेक्नोलॉजीज इज इन इंडिया कैन बी अ बिग बूस्ट। अच्छा, बिग बूस्ट, अच्छा बूस्ट बोल रहा, बढ़ावा मतलब बूस्ट। अच्छा ठीक है, टू इट्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, हाँ बिल्कुल हो सकता है यार, इनेबलिंग टेक्नोलॉजी को ये बूस्ट कर सकता है, बिल्कुल सही बात है। ये तो हमने काट ही दिया था कि भाई यट रेडी नहीं है इंडिया इसके लिए, सिक्योरिटी चैलेंजेस है, नॉट येट फुल्ली रेडी। फुल्ली रेडी तो कोई भी कंट्री नहीं होगा, तो क्या उसके चैलेंजेस को देख के लिए फुल्ली रेडी नहीं है? ये तो फालतू की लाइन ही हो गई। लाइफ बिकम्स मोर कंफर्टेबल विद द डेवलपमेंट ऑफ चीप लो एंड आईओटी डिवाइसेस। बिल्कुल लाइफ थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ये भी सही और ये भी सही और ये भी सही,
we as we go digital, we must recognize the huge threat to internet security from some IoT devices. बिल्कुल। तो बैलेंस वाला कौन सा दिख रहा है जल्दी से? अब मुझे तो भाई डी नंबर दिख रहा है, बाकी लोगों को क्या दिख रहा है? वेरी गुड, दिल खुश कर दिया विशु पांडे। आपको मेरी तरफ से वो क्या बोलते हैं, जलजीरा, लाहौरी जलजीरा। कुछ समझ में आया? ये भी सही, ये भी सही, बट ये थोड़ा बैलेंस वे में सही। कुछ दिख क्या समझ में आ रहा है? अब इसको करना है प्रैक्टिस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप ऑनलाइन उठाइए, डाउनलोड कीजिए पेपर, और सब में जिसमें टिक ना लगाओ, बार बार उसको प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस कैसे करना है एक बार और समझ लीजिए, बार बार नहीं समझाऊंगा। एक बार आप जितना टाइम लगेगा, अभी मैं उतना और टाइम दे दूंगा आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं। बट ये लास्ट होगा वीडियो, और जो भी नहीं समझ में आ रहा वीडियो में देखो, जाके 10 बार देखो, 50 बार देखो, मेरा वीडियो ही देखना पड़ेगा आपको, ठीक है? आपको करना क्या है, सपोज कि एक ऊपर से हम ये ले लेते हैं, और कोई पैसेज ले लेते हैं। ये पैसेज सपोज ये मैंने पढ़ा और इसका आंसर मैंने सी लगा दिया, बट यूपीएससी ने डी दिया है, ठीक है? ये आपने ऐसे साथ में कर लिया पढ़ने के बाद, ठीक है? इसके बाद आपको लगा कि भाई यूपीएससी ने ये आंसर दिया था, आपने ये माना, तो अब ये डी क्यों है? इसको देख लिया आपने, इसको रब कर दिया और भूल गए। इससे ये हुआ एक तरीका, जो बच्चों वाला तरीका, बेबी स्टेप। ये एक बार कर लिया, निकल गए। सेकंड टाइम क्या कीजिए, ये लो यार, इसका मेन थीम अगर मुझे करना हो, इसका मेन थीम, चलो अब मेन थीम निकालो। तो अब खेलना स्टार्ट करो। मेन थीम अगर इस टॉपिक को अगर मैंने मेन थीम में कर दिया, या पूर्व धारणा कर दिया, अजम्पशन में कर दिया, लॉजिकल छोड़ो, अजम्पशन में कर दिया, बैक ऑफ द माइंड क्या चल रहा है, तो अब देखो जरा सा खुद से करके देखो। अब इसका आंसर आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आपकी दिमागी वर्जिश, मेंटल जो एक्सरसाइज है वो होगी, और आपका जो एक बैलेंस जो अप्रोच है वो थोड़ा सा आप थोड़ा सा, जो लाइफ में आप कभी भी बैलेंस नहीं रहे, थोड़ा सा बैलेंस होगा। अगर मैं एक स्टेटमेंट दूं कि सारे कोचिंग बेकार है, जवाब है नहीं। सारे टीचर बेकार है, जवाब है नहीं। सारे टीचर अच्छे हैं, जवाब है नहीं। स्ट्रीम है ना बॉस। केवल अपने से पढ़ने से होगा नहीं, अपने से तो पढ़ने, अब मैं लिखूं कि केवल अपने से, विदाउट गाइडेंस भी लोगों का हो जाता है। गाइडेंस तो मार्केट में बहुत सारा है। ओनली आप सेल्फ स्टडी से भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ओनली भी लगा दीजिएगा तब भी ये सही है, तो कुछ जगह पे ओनली भी सही होगा। तो जब तक आप स्टेटमेंट को पूरा नहीं देखोगे, तब तक ठीक है, एक चीट कोड मिल गया आपको और उसी पे आप चले गए, तो फिर ऐसे 2-3 क्वेश्चन गलत होते रहेंगे, 4-5 क्वेश्चन गलत होते रहेंगे। ठोक के आओ, पहले समझ लो आपका मैथ्स रीजनिंग 15 to 18 क्वेश्चन तक, अगर आप, या 20 क्वेश्चन ज्यादा हो गया, 15 to 18 को 15 ही मान लेते हैं यार, 15 क्वेश्चन आपने कर रखा है मैथ और रीजनिंग से, उसके बाद आप 27 का 27 पूरा खेल जाओ। अगर मैंने आपको जो तरीका बताया, कभी भी सी सेट नहीं रुकेगा, कॉम्प्रिहेंशन से तो नहीं रुक सकता। और ये 15 का मतलब क्या होता है, पहले ये सुन लो। कुछ बच्चों ने मुझे ये भी कहा कि सर 15 में हमने 25 अटेम्प्ट ले लिया, 30। भैया 15 का मतलब 15 होता है। 15 क्वेश्चन आपने सॉल्व किया, 15 का 15 सही होना चाहिए, उसमें तुक्का वाली बात नहीं है। इसकी एक्यूरेसी तो 100% होगी ना, ठीक है? इसमें आपकी चांसेस है कि 2 से 3 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, हो सकता है, मेरे भी होते थे। गेटिंग माय पॉइंट? सुबह बात समझ में आ रही है? राज, मयंक, तो इसको पढ़ने का तरीका ये, स्ट्रीम वर्ड मैंने आपको बता रखा है, वो उठा लेना यार, वो भी देख लेना। अब देखो भारत में केवल छोटी जोड़, देखो ये 24 नंबर क्वेश्चन, चलो इसको ऐसे ही देख लेते हैं, एक सॉल्व करके। चलो आप लोगों के लिए एक होमवर्क, चलो होमवर्क नहीं, सॉरी, यही क्लास में करके दिखाओ।
चलो जल्दी से बताओ तो यार। 24 नंबर। अब इंग्लिश मीडियम थोड़ा रुक जाओ, हिंदी मीडियम के लिए आप लोग सुन लो मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। क्या कहाँ चला गया, हाँ। ये क्वेश्चन पूछा गया है इसमें एक्सट्रीम। अच्छा चलो मैं क्वेश्चन को चेंज ही कर दे रहा हूँ, ठीक है। एक्सट्रीम वाला जो है वो कौन सा है, सबसे एक्सट्रीम स्टेटमेंट कौन सा है। ये यूपीएससी का आंसर से नहीं है, मैं पूछ रहा हूँ एक्सट्रीम कौन सा है। कोई एक ही आंसर सही होगा, तो बाकी 3 एक्सट्रीम होंगे या गलत होंगे, बट एक्सट्रीम कौन सा है। भारत में केवल छोटी जोत वाले किसान खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकते हैं। डी। देखो, ओनली स्मॉल होल्डर फार्मर्स इन इंडिया कैन इंश्योर फूड सिक्योरिटी। है, बड़े किसान नहीं कर सकते, कहीं लिखा है क्या ऐसा। ये तो लॉजिकली भी नहीं है भैया, एक्सट्रीम वर्ड है ये, एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। हो गई बात खत्म। सी का कोई सेंस ही नहीं बनता है, नहीं। बी एंड सी इज ऑल्सो एक्सट्रीम। अच्छा अच्छा चलो देख लेते हैं। अब चलो, अच्छा ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है चलो बी एंड सी भी देख लेते हैं। अरे रुक जाओ। बड़ी संख्या में किसान परिवारों के होने के कारण भारत को जहां तक भविष्य में अनुमान किया जा सकता है खाद्य सुरक्षा की समस्या नहीं होगी। अजम्पशन है ये। रॉन्ग है, बट ये तो स्ट्रीम हो गया कि केवल यही छोटे स्मॉल होल्डर वाले जो फार्मर्स है वही कर सकते हैं। स्ट्रीम स्टेटमेंट है भाई, एकदम फालतू वाला। छोटे किसान को प्रोत्साहन देना पर्यावरणीय रूप से धारणीय विकास के बारे में किसी भी कार्रवाई का महत्वपूर्ण भाग हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, एक सही है। भूमंडलीय तापन के न्यूनीकरण में निम्न निर्धन देशों की कोई भूमिका नहीं होती। ये लो, कोई ये भी एक्सट्रीम है। ये देखो, ये एक्सट्रीम है, बी एंड डी है। बी एंड डी एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। सी तो रॉन्ग ही हो गया। तो मैंने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था, एक्सट्रीम, तो बी एंड डी हो गया। ये आपको खेलना होगा। तो यूपीएससी का आंसर से इसका कोई लेना देना नहीं है, ऐसे आप स्टार्ट कर सकते हो और 30 डेज का चूरन काम कर जाएगा इसमें। अच्छा देखो, इंग्लिश में कुछ अलग दे दिया। पुअर कंट्रीज हैव लिटिल रोल प्ले। हाँ तो ठीक है ना, मिटिगेट ग्लोबल वार्मिंग। तो ये तो रॉन्ग ही हो गया यार। देखो इस स्टेटमेंट इतना क्या हो गया, इंग्लिश और हिंदी में तो गड़बड़ी हो गया। देखो, कोई भूमिका नहीं होती है ये लिखा है बी में, हिंदी में। अब देखो इंग्लिश में क्या है, पुअर कंट्रीज हैव लिटिल रोल। लो, इंग्लिश और हिंदी में ट्रांसलेशन में ही गड़बड़ है, तो डी ही बच रहा है फिर वो। ठीक है। हाँ, तो एक्सट्रीम वर्ड जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट है वो ये होगा। तो ऐसे खेलना स्टार्ट करो इसी के साथ, इसी स्टेटमेंट के साथ। सुबो एंड राज, इसी स्टेटमेंट को पहले पढ़ो, इसका मीनिंग समझने की कोशिश करो। ये है, आप फेमिलियर हो जाएंगे यूपीएससी के लिए। फिर देखो मजा एकदम बूम बूम। ठीक है, क्लियर है सभी को। कोई और क्वेश्चन है तो पूछ लो, नहीं है तो फिर हम इस क्लास को, अब 2 घंटे की क्लास हो गई यार, मेरी भी हालत खराब हो गई। ठीक है, क्लियर है। चलो डेली प्रैक्टिस करना है, डेली बात करो, डेली समझने की कोशिश करो। ठीक है, ओके गाइस, बाय फॉर नाउ।